मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक। डियर स्टूडेंट, आज सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम बात करने वाले हैं एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज, उनकी रेडियस, उनकी आयनिक साइज किस प्रकार से एटॉमिक नंबर के साथ में वेरी करती है। तो आइए चलिए बात करते हैं एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, हम संपूर्ण पीरियोडिक टेबल की एक जनरल ट्रेंड की पहले बात करते हैं, फिर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। देखिए, ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो प्रारंभिक हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, इन हम ले लेते हैं कुछ। ये वाला पार्ट, यहाँ वाला पार्ट, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हुए हमारे पास में पी ब्लॉक एलिमेंट। बीच के जो एलिमेंट्स हैं 3 to 8, ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और लास्ट में हमारे सामने रखे हुए हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो ट्रेंड है वो क्या है? ट्रेंड ये कहती है व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक पीरियोडिक टेबल के अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आए, ऊपर से नीचे आए, तो देखिए आप इनकी साइज से देखेगा कि साइज जो है ना वो रेगुलरली इंक्रीज होती ही होती है विदाउट एनी एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन बीच में कहीं आएंगे एस ब्लॉक वगैरह में, बट जनरली ट्रेंड यही है कि ऊपर से नीचे जाने पर हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज हमेशा बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो हमेशा क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। तो बेसिक रीजन यही है, क्या बढ़ी है? नंबर ऑफ शेल्स। तो ऊपर से नीचे जब भी जाएंगे हम कहेंगे कि यदि नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ती हैं तो हम कहेंगे जो साइज है वो भी क्या होगी? हमेशा बढ़ेगी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी यही हुआ। लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, हम इस डायरेक्शन में जाएं, तो क्या होगा? तो शेल्स तो वही हैं, लेकिन जो साइज है ना वो घटती जाती है। देखिए, हम यहां से चलते हैं इस डायरेक्शन में, ये साइज हुई, और इन एक्सेप्शंस को हम हटा दें। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये मोनोएटॉमिक है सारा का सारा मामला। नोबल गैसेस है ये, इनकी जो शेल है वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, इनका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, तो इनकी साइज जो होती है वो बड़ी दिखाई गई है। ठीक है, वहां पर हम बात अलग टॉपिक में जब नोबल गैस की बात करेंगे वहां करेंगे। तो लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे हैं तो शेल्स तो वही है, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कहीं ना कहीं क्या होता है? हमेशा बढ़ता है, उससे साइज कम होती जाती है। तो इस पूरी टेबल में क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो देखिएगा साइज लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो एक पॉइंट तो हुआ ये। और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में साइज घटती जा रही है। एस ब्लॉक में यही ट्रेंड था, पी ब्लॉक में यही ट्रेंड है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में हमें अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं कि डी ब्लॉक के रेफरेंस में हम एटॉमिक साइज की बात कैसे करें। तो जब एटॉमिक साइज की बात करेंगे ना तो सबसे पहले बात होती है कि हम एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। यानी कि क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वहां से न्यूक्लियस की डिस्टेंस। कुछ इसको इस तरह से लेते हैं कि एटम में ये अगर न्यूक्लियस है और ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कहीं पर है, तो हम क्या कहेंगे? इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, ये न्यूक्लियर रेडियस कहलाएगी, जिसे हम साइज कह रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अंदर का नहीं लेना है। ठीक है, अब ऐसे कितने फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है? तो हम कहते हैं इसको दो तरह के फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब न्यूक्लियस, एक एटम को फिर से मैं बनाता हूं, ये हमारे पास में न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग
ये कोई इलेक्ट्रॉन है, सरकमफेरेंस हमने बनाई है। तो अगर स्ट्रांग होगा, थोड़ी सी न्यूक्लियस छोटी होनी चाहिए, इस तरह से प्रोटॉन्स की वजह से प्लस चार्ज। अब ये जितना इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो नाभिक में मौजूद जो प्रोटॉन्स है ना, वो न्यूक्लियर फोर्स को जनरेट करते हैं। अब ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग होगा, तो इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होगा, नाभिक के नजदीक आएगा। तो जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस के नजदीक अगर आएगा तो साइज क्या हो जाएगी, साइज घटेगी। तो पहला फैक्टर क्या हुआ, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा फैक्टर होता है शील्डिंग इफेक्ट, जिसे अब हम हिंदी में कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। देखिए, परिरक्षण प्रभाव को थोड़ा सा वैसे आपने डिटेल में बात फर्स्ट ईयर में कर ली होगी, 12th में भी की है, 11th में भी की है, तो अच्छे से जानते होंगे। लेकिन थोड़ा सा देखिएगा कि शील्डिंग इफेक्ट आखिर होता क्या है। शील्डिंग अपने आप में वर्ड क्या कहता है, शील्ड करता है। किसे शील्ड करता है ये, कि इसी शेल में अंदर हमारे पास में ये कोई दूसरी एक इलेक्ट्रॉन वाली हम कहते हैं जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। तो ये शेल हुई हमारे पास में n-1, और ये जहां इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वो है हमारे पास में n शेल, n और n-1। अब क्या होगा, n-1 में जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, यहां पर ये जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर आते जाएंगे, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, जो बाहर वाला होगा ना इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अंदर वाली जो n-1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड कर रहा है। किससे बचा रहा है इसको बचा रहा है न्यूक्लियर फोर्स से। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कम महसूस होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो इजीली बाहर जा सकता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये उस साइज को बढ़ा देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो फैक्टर है साइज को डिटरमाइन करने के। कौन कौन से हुआ, पहला फैक्टर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे हमेशा साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। और दूसरा होता है शील्डिंग इफेक्ट, उससे हमेशा जो साइज है वो, या एटॉमिक जो रेडियस है वो हमेशा बढ़ेगी। तो दो फैक्टर हुए। अब ये दो फैक्टर को अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे 3D श्रेणी के एलिमेंट्स के लिए। देखिए, 3D श्रेणी के ये एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, स्कैंडियम से लेके और जो जिंक तक हम चले। अब इस कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते जाते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखूंगा तो क्या है, सब में देखिएगा कॉमनली 4s में सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3D में इनिशियली क्या है, 1 2 3, यहां तक के एलिमेंट के लिए 3D में इलेक्ट्रॉन्स कम है। फिर 3D में 5 तक बढ़ा मामला, और ये गया कहीं ना कहीं कोबाल्ट निकल तक, और उसके बाद में 3D ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया। तो 3 पार्ट बनता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम लगाते हैं हमारे फैक्टर्स को। पहले कंडीशन में क्या होगा, इनिशियली एलिमेंट में कौन सा फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या शील्डिंग। तो शील्डिंग की तो शर्त ही यही है, कंडीशन यही है कि n-1 में इलेक्ट्रॉन्स जितने बढ़ेंगे वो उतना ज्यादा रिपेल करेंगे या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रक्षित करेंगे। तो हम कहते हैं कि इनिशियली तो डी में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, यानी कि n-1 में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब क्या रहा कि शील्डिंग इफेक्ट तो वहां काम बहुत कम कर रहा है, करेगा तो सही, बहुत कम करेगा। तो इफेक्टिव कौन हुआ, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा। तो हमने कहा यह व्यवस्था वेनेडियम क्रोमियम तक लास्ट थी। क्रोमियम तक हमने कहा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा होने की वजह से बढ़ा, तो साइज क्या होगी, साइज घटेगी। तो स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम तक यही कंडीशन चलती है। इसलिए हमने कहा अप टू क्रोमियम, यहां तक क्या होगा, साइज थोड़ा सा कम होती, ज्यादा चेंज तो नहीं होता पर थोड़ा सा कम होती है। अब उसके बाद में n-1 में d5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन तक आ गए हैं, तो अब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, शील्डिंग भी बढ़ रहा है। तो सेकंड हमारी कंडीशन आती है मिडल एलिमेंट्स के लिए कि दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। बराबर तो नहीं होते, तो हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स
ऑलमोस्ट इक्वल्स टू शील्डिंग इफेक्ट। तो लगभग अगर दोनों बराबर होंगे तो उस कंडीशन में साइज भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यही वजह है कि क्रोमियम से निकल तक के एलिमेंट्स के लिए हम कहते हैं कि जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। और थर्ड कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो अंतिम जो दोनों थे कॉपर और जिंक, वहां पर N-1 पूरी तरह से भर चुका है तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो निकल से जैसे ही कॉपर में आए D10 हो गया, शील्डिंग इफेक्ट बहुत बड़ा। जिंक में भी कंप्लीटली डी ऑर्बिटल के फिल होने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। तो हम कहते हैं अंतिम तत्वों में शील्डिंग इफेक्ट बिकम्स ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने दोनों फैक्टर को लगाया, तीन कंडीशन आई। कौन कौन सी तीनों कंडीशन आई कि इनिशियल एलिमेंट अप टू क्रोमियम तक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान ज्यादा होने से साइज इनिशियली क्या होगी, कम होगी। मिडल एलिमेंट में दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, उस वजह से मिडल एलिमेंट में निकल तक साइज लगभग बराबर रहती है। और फाइनली अंतिम तत्वों में पर्टिकुलरली कॉपर और जिंक में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से हम कहते हैं कि साइज बढ़ जाती है। लेकिन अगर एज ए होल मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड यही कहती है कि जब तक शेल्स नहीं बढ़ती हैं, कोश की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ही रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करेंगे तो हम कहेंगे स्कैंडियम से जिंक तक साइज क्या होगी, कम होती जाती है। ये पार्ट रहा अपना किन के रेफरेंस में, एटॉमिक रेडियस के दोनों फैक्टर, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम 4D और 5D को साथ में लेते हुए 3D के रेस्पेक्टिवली समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा डायग्राम मिलता है हमें, जो पिक्चर मिलती है वो कुछ होती है ऐसी, जहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर हमने रखा है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, वाई एक्सिस के ऊपर हमने रखा है एटॉमिक रेडियस इन पिक्रोमीटर पीएम में। ठीक है, तो 3D हम कहाँ आए, हम जा रहे हैं 3D श्रेणी से 4D, 4D से नीचे आ गए 5D में। ठीक है, अब 3D की बात हमने की तो 3D की ट्रेंड हमने कहा था शुरू में कैसी होती है। तो जो ट्रेंड है वो देखो वो कैसी है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये वाला पार्ट आ रहा है, ये देखिए इनिशियली डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, मिडल एलिमेंट में लगभग कांस्टेंट रही, और फिर उसके बाद के एलिमेंट्स में ये थोड़ा सा बढ़ी है। लेकिन हमने कहा था ओवरऑल तो कम ही होगी, ये ट्रेंड थी 3D में। लेकिन जब हम 3D से 4D में आते हैं, इसका मतलब हम पीरियोडिक टेबल में कहा जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, तो शेल्स बढ़ जाती हैं। 3D से हम आ गए 4D और 4S से हम आ गए 5S में। इसी तरह से 4D से जब 5D में जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स वहां पर क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि 3D से हम जब नीचे की तरफ जाएंगे तो उस कंडीशन में साइज हमेशा बढ़ना तय है। तो ये डायग्राम भी यही कह रहा है, देखिएगा दोनों सीरीज के प्रारंभिक एलिमेंट एट्रियम लैंथेनम और यहां पर लास्ट एलिमेंट कौन कौन से, मरकरी और कैडमियम। इन एलिमेंट्स को देखते हैं, कैडमियम मरकरी। तो क्या हो गया, ये 3D वाली सीरीज से दोनों ऊपर है, लेकिन हो क्या रहा है 4D सीरीज और 5D सीरीज ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करती हुई है, यानी कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, अलग अलग सेपरेटेड नहीं है। 3D से ऊपर है, यानी कि ये तो कंफर्म है जो रेडियस होगी वो किस ट्रेंड में होगी कि 5D की रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल्स टू होगी 4D के, बट दोनों की रेडियस ग्रेटर देन होगी 3D से। तो अब क्वेश्चन उठता है कि साहब ऐसा क्यों रहा, 5D की रेडियस को ऊपर आना था, उस कंडीशन में हमारे पास में जो डायग्राम मिलता वो ऐसा होता, ये वाला होता। ठीक है ना, लैंथेनम यहां होता और मरकरी हमारे पास में यहां आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ओवरलैपिंग करती हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ है, हम कहते हैं इसका जो मूल कारण है वो है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी बात हम फिर
लेंथेनाइट के चैप्टर्स में करेंगे। और वैसे आप जानते होंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में 14 एक्स्ट्रा 4F14 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो 14 एक्स्ट्रा अगर एलिमेंट आ जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो रेडियस क्या हो गया, कम होगी। इसी वजह से इस प्रभाव को, जो कि लेंथेनम के बाद आता है, हम कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या रहा कि जब हम 4D से 5D पर आते हैं तो साइज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर देते हैं। तो रेडियस भी क्या हो जाती है, बजाय बढ़ने के इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाभिक आवेश में 14 इकाई 14 यूनिट्स, 14 तो एलिमेंट है, उसके बाद के 18 एलिमेंट और, तो 32 यूनिट्स मानी जाती हैं। इतना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसलिए 4D और 5D लगभग बराबर रेडियस के हैं। और जबकि क्या है, जो 3D है उसमें ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि लेंथेनाइट के एलिमेंट है ही नहीं, तो उनकी रेडियस सबसे नीचे है। तो ओवरऑल रीजन क्या रहा कि हम 3D 4D और 5D श्रेणी के एलिमेंट्स के लिए कह सकते हैं कि हम यदि लेफ्ट से राइट जाते हैं, चाहे 3D हो 4D हो 3D हो या 4D हो या 5D हो, तो ग्राफ का ट्रेंड कैसा रहता है, ग्राफ का ट्रेंड रहता है कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर हम 3D से 4D, 4D से 5D की तरफ जाएं तो एक दूसरा फैक्टर काम करता है, जिसको हमने नाम दिया था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से 4D और 5D की रेडियस बराबर हो जाती है। तो हम कहते थे मेटेलिक रेडी ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन मेटल्स showing above, because of the lengthenite contraction the second and third row transition metals are very similar in size। तो उम्मीद करता हूं एटॉमिक साइज का, रेडियस का ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। आप एक बार फिर से घर पर थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, एलिमेंट्स में किस तरह से वेरी करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सामने रखिएगा, दोनों फैक्टर को, शील्डिंग इफेक्ट को और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझते हुए एक बार फिर से इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।